गैसियस स्टेट को अलग से पढ़ना और वो भी NaCO के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस। अगर मैं गैस के पार्टिकल्स को देख पाऊं किसी हाई क्वालिटी हाई ग्रेड माइक्रोस्कोप से, तब क्या मैं उसके पैटर्न को समझ सकता हूं क्या? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन तो गैस होती है, वो बॉइल कैसे करेगी? इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दोनों वर्ड्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक गैसियस स्टेट, या फिर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट गैसेस। आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, हम 3 लेक्चर में इसको वाइंड अप करेंगे और हम काफी कुछ सीखेंगे इसके बारे में। गैसियस स्टेट को अलग से पढ़ना और वो भी NaCO के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। रीजन, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमको पहली बात तो अच्छे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। हमारे सराउंडिंग में काफी सारे गैसेस, या फिर हम एयर की भी तो बात कर सकते हैं। एयर भी कुछ नहीं, बस मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो एयर या फिर अदर गैसेस बिहेव कैसे करती है, इनकी प्रॉपर्टीज सॉलिड और लिक्विड से थोड़ी सी डिफरेंट क्यों है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे और डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको गैसियस स्टेट के क्वेश्चंस कभी भी किसी एग्जाम में सोल्व करने हो तो कैसे करने हैं। ये टॉपिक NTSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक हमारे NaCO के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। यहां पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कुछ कन्वर्जन यूनिट्स भी हम लोग देखेंगे। कुछ फॉर्मूलाज हमको याद करना है कि जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, उसका कितना ml बनता है, 1 ml में कितना लीटर होते हैं। ये डेटा काफी कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हम ट्राई करेंगे सबको लिख के रख ले। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ये सारी चीजें हम लोग लिख के रखेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द बॉयल्स लॉ, जो हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा बॉयल्स लॉ और इसके न्यूमेरिकल्स। ये 2 टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग नोटबुक के साथ में बैठे होंगे ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो आपको नोट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस। अगर मैं बात करूं मैटर की, तो ये डायग्राम हम सभी लोगों ने देखा हुआ है कि मैटर को हम लोग बेस्ड अपॉन द स्टेट कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। 5 कंफर्म्ड स्टेट्स हैं हमारे पास में स्टूडेंट्स, 5 कंफर्म्ड स्टेट्स हैं। सबसे पहली आती है सॉलिड, दूसरी आती है लिक्विड, फिर आती है हमारी आज की टॉपिक वाली गैस, इसके बाद में आती है प्लाज्मा, और लास्ट में हम लोग जानते हैं जो होगा वो है BEC, या फिर फुल फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अगर मैं इन फर्स्ट 3 की बात करूं तो इनके बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो हम लोग 2 पॉइंट से दे सकते हैं। या तो हम लोग बात करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स की, या फिर हम लोग इसी के हिसाब से एक और चीज बनती है उसकी बात कर सकते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी। क्या आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्लियर है, मीनिंग क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी? इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दोनों वर्ड्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ये वो फोर्स है जो किसी भी सब्सटेंस के मैटर को या उसके पार्टिकल्स को बांध के रखता है। किसी भी सब्सटेंस को बनाने में 2 फोर्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे कि हमने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़े थे आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड भी होता है। ये सारे जो बॉन्ड्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंट्रा पार्टिकल। इनको हम लोग क्या टर्म दे सकते हैं? वो है इंट्रा पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल जिस फोर्स से बनते हैं।
ये एक्चुअली में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। जब वो सब्सटेंस के पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आ गए, सपोज करो कि मैं बात कर रहा हूं HCl की। अब HCl को बनाने में किसका योगदान है? इसको बनाते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझने के बाद कि ये कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर है और ये उससे बना हुआ है। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर है। दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं और यहाँ पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और ये दोनों बन गए। अब HCl के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे अगर ये हाइड्रोजन और ये Cl मान लिया जाए तो HCl का एक मॉलिक्यूल बन चुका है। अब HCl के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में किस फोर्स से अट्रैक्ट होंगे, किस फोर्स से बंधे रहेंगे जिससे कि वो लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाए? तो इनके बीच का जो फोर्स है स्टूडेंट्स, इस फोर्स को हम लोग कहेंगे, ये जो फोर्स इनके बीच का फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग कहेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स, या फिर अदर वर्ड्स में आप इसको बोल सकते हो इंटर मोलेक्युलर फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फोर्स की वजह से हमें दिखाई देते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। गैस और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या होता है कि प्लाज्मा की एनर्जी गैस से काफी ज्यादा होती है और वहां पे इतनी एनर्जी होती है कि उसके जो पार्टिकल्स है वो आयोनाइज हो जाते हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप पानी को 4000 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे ले जाएं, 5000 डिग्री, 6000 डिग्री, तो पानी मींस वाटर वेपर भी प्लाज्मा में कन्वर्ट हो सकती है। अब ये वैसे तो सही बात है। इसके अलावा होती है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज नथिंग बट द टेम्परेचर -273 डिग्री के आसपास जाके जब कोई कंपाउंड या कोई पार्टिकल्स या कोई एटम्स कंडेंस होते हैं तो वो एक नई स्टेट बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं सुपर एटम्स। काफी कम रिसर्च हुई है, काफी कम पार्टिकल्स को सुपर एटम्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है अभी तक। ये लेकिन याद रखना है कि ये सारा जो हम मैनिपुलेशन देख रहे हैं ये किसके बेसिस पे हो रहा है? ये सब हो रहा है स्टूडेंट्स फॉर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। ठीक है, हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं गैसेस, गैसेस के बारे में खास बात क्या है? अगर हम गैस को समझना चाहें तो गैसेस के बारे में खास बात क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी है इनके पास। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा इनके पास में? वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, ये दोनों लाइन याद रखनी है अपने को। अब अगर आप दोनों लाइन को समझ चुके हो तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि इनके बीच, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बहुत कम है, इसलिए इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है। जब मैं बात करता हूं गैसेस की तो मेरे दिमाग में कुछ बेसिक एलिमेंट्स आते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि हम किन गैसेस की बात यहां पे कर सकते हैं। बेसिकली हम यहां बात कर रहे हैं अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूं जो हमारे पास एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में आते हैं, जिसमें से 6 आपको पता है, 6 आते हैं फ्रॉम नोबल गैसेस, प्लस 5 जो है वो हमारे अदर्स हैं। अब अपनी रिसर्च वाली बुद्धि लगाओ और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि ये 11 के नाम क्या हैं। चलो मैं 6 तो छोड़ भी देता हूं बिकॉज हमने वो पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिए हैं वो। आपको मुझे ये 5 अदर नाम बताने हैं, ये 5 अदर नेम्स बताने हैं जो गैसेस स्टेट में है और एलिमेंट्स है। इसके अलावा हम और किन गैसेस की बात कर सकते हैं? यहां पे हम बात कर सकते हैं CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं CH4। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं SO2, ETC। ये कुछ गैसेस रहेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही है, लेकिन हम इन गैसेस के प्रॉपर्टीज को भी यहां पढ़ सकते हैं, उनके बारे में यहां पे बात कर सकते हैं इस टॉपिक के
अंदर। आई होप अभी तक का आप सभी को क्लियर है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अबाउट दिस गैस स्टेट या फिर गैसियस लो के बारे में बात करते हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टीज को मैं आपको बिल्कुल च्यू करके, बिल्कुल चबा चबा के एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज इफ यू आर नॉट एबल टू राइट स्टूडेंट्स, बट मेक श्योर दैट व्हेनेवर वी पुट अ क्वेश्चन कि हाँ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, यू आर एबल टू नो कि विच प्रॉपर्टीज एम आई टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे, गैसेस और देयर मिक्सचर्स आर होमोजीनियस इन कंपोजिशन। जब गैसेस आपस में मिलती है तो या तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगी या फिर वो केमिकल रिएक्शन कर लेगी। एग्जांपल देखते हैं कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं, जैसे इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है उसको समझने का हम लोग ट्राई करते हैं कि जब गैसेस को हम लोग मिक्स करेंगे तो वो होमोजीनियस बनाती है, उनकी कंपोजिशन कैसी होती है, होमोजीनियस। अब इस होमोजीनियस कंपोजिशन के दो मतलब निकल सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि गैसेस हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि या तो ऐसा लिख दूं मैं इसके पास में, आप लोग को याद रहना चाहिए, मैन ये है ईदर दे रिएक्ट एंड मेक कंपाउंड or they make homogeneous mixture also known as solution। ठीक है बेटा, ये लाइन हमको याद रखनी है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे इस वर्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म। क्या कंपाउंड के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, थ्रू आउट जो सब्सटेंस का स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, होता है। इसी हिसाब से मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर या उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, होता है। एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे मिलती है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस पे मिलती है, तो ये किसका कंपोजिशन बनाती है, एयर का। ठीक है, किसका कंपोजिशन बनाती है, ये एयर का। बट अगर मैं 500 डिग्री से ऊपर कर देता हूं इन दोनों को, जब मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को 500 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में रखता हूं, हाई टेम्परेचर पे रखता हूं, तो ये क्या बना लेगी बेटा, ये बना लेगी कंपाउंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी वहां से बन सकते हैं, सारे के सारे कंपाउंड्स। पर पहले ये चीज याद रखनी है हमको। ठीक है, तो आई होप पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो चुका होगा। इसको अब आगे समझते हैं। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इस लाइन का मतलब क्या है, गैसेस की इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है। जब फोर्स बहुत कम है तो यहां से क्या मतलब निकाल सकते हैं, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी हाई। यस और नो। और हमको पता है अगर स्पेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है D इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं बोलता हूं कि वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है, मतलब वहां पे इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ चुका है, और इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो गई। एक कंपाउंड है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, ये कंपाउंड, इसके बारे में पढ़ना अगर आपको कभी लगता है कि हाँ यू आर वेरी इनटू द केमिस्ट्री एंड उसको पढ़ने में मजा आता है, तो SF6 के बारे में एक बार पढ़िएगा आप लोग। SF6 का खासियत ये है कि वो कलरलेस है, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि वो एयर से बहुत डेंसर है। तो SF6 को, XeF6 को, ये ऐसे कंपाउंड है जो थोड़े से डेंसर कंपाउंड है और गैसेस होती हैं ये। ठीक है, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड को तो मैजिशियन लोग यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, अपना सेटअप बनाएंगे
और उस सेटअप में उन्होंने वो पर्दा लगा रखा है, ठीक है। अब पर्दे के नीचे या फिर जो ढका हुआ है उसके नीचे भरी हुई है SF6। SF6 डेंसर है, वो एयर में मिक्स नहीं हो सकती, वो वहीं पे रहेगी। तो क्या होता है, जैसे वो उसको हटाते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं कुछ भी, ये पेपर वेपर रख देते हैं, अब पेपर फ्लोट करना स्टार्ट हो गया। पब्लिक शॉक में आ गई कि अरे जादू करने, तो जादू कर दिया, बट वो जादू नहीं है, वो केमिस्ट्री है, वो साइंस है, ठीक है। वॉल्यूम कम रहेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो भारी होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। आगे देखो, गैसेस हैव इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस के अंदर एक प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि गैसेस के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है। सपोज करो गैस का एक पार्टिकल यहां है, दिख रहा है आपको, ये एक पार्टिकल यहां है, तो अगला पार्टिकल यहां होगा, ये इतना स्पेस है, तो हम इनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बेटा, कंप्रेस करने के लिए लगाना पड़ता है प्रेशर, और एक्सपेंड करने के लिए हमको टेम्परेचर देना पड़ता है और प्रेशर को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर, इसका मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर, इसका मतलब ये है कि सपोज किया जाए कि ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर ये गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स लगातार मूव करेंगे नहीं करेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गैस के पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। इसकी वजह से क्या होगा कि ये पार्टिकल्स इस सिलेंडर की वॉल के ऊपर, देखो इस सिलेंडर की वॉल के ऊपर बार बार क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इधर से आया भिड़ गया, उधर से आया भिड़ गया। देखो ऐसे मैं सपोज करो मैं गैस का पार्टिकल, फिर मैंने इधर फोर्स लगाया, फिर मैं इधर से आया, फिर मैंने इधर फोर्स लगाया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, वॉल के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा हूं। हमको पता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि गैस के पार्टिकल्स क्या लगाते हैं, प्रेशर। इसीलिए हम लोग क्या बोल पा रहे हैं, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है भाई। ये हमें याद रखना है, पॉइंट नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं, अगला देखो, गैसेस पोजेसेस हाई डिफ्यूजिबिलिटी। मतलब गैस के पार्टिकल्स के अंदर ऐसा क्या है कि उनकी डिफ्यूजन की रेट बहुत ज्यादा है, बताओ, सोच के बताओ। कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, गैसेस के अंदर होती है हाई ब्राउनियन मोशन। कौन सी मोशन होती है, ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या होती है, ब्राउनियन मोशन का मतलब नोट्स में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, वन बाय वन अगर आप रेफर करेंगे तो सारे नोट्स में आपको पॉइंट मिलते रहेंगे, आपको बस पढ़ना है वहां से। तो ब्राउनियन मोशन क्या होती है, या तो मैं बोलूंगा ब्राउनियन मोशन या फिर मैं बोलूंगा ब्राउनियन मूवमेंट। अब एक चीज समझना आप, यहां पे इस क्लास के अंदर गैस भरी हुई है, मतलब एयर भरी हुई है। ये मैंने यहां पे एक पार्टिकल है एयर का, उसको टच किया। अब बताओ क्या वो पार्टिकल अभी भी यहीं है, क्या वो पार्टिकल जिसको मैंने टच किया वो अभी भी यहीं पे है, नहीं, वो पार्टिकल रेंडमली मूव कर रहा है, वो पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है। क्या अगर मैं गैस के पार्टिकल्स को देख पाऊं किसी हाई क्वालिटी हाई ग्रेड माइक्रोस्कोप से, तब क्या मैं उसके पैटर्न को समझ सकता हूं क्या, कि वो किस पैटर्न में मूव कर रहे हैं? आंसर है नहीं। हम गैसेस के मूवमेंट का पैटर्न नहीं समझ सकते। ये पैटर्न कैसा है, रैंडम। इस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे रैंडम जिगजैग पैटर्न। रैंडम जिगजैग पैटर्न है, और ये जो मूवमेंट है ये कैसी है, रैंडम जिगजैग मूवमेंट है। इस रैंडम जिगजैग मोशन को ही ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब इस ब्राउनियन मोशन की वजह से
पार्टिकल्स फटाफट फटाफट मूव करते हैं। अब इमेजिन करो, मैंने इस रूम के इस कॉर्नर पे परफ्यूम स्प्रे किया है, ठीक है, मैंने इस रूम के इस कोने पे परफ्यूम स्प्रे किया है। ध्यान से देखना, ये मैंने स्प्रे कर दिया यहां पे। अब क्या ये स्प्रे यहीं पे रहेगा? इसका अगर आपको पाथ दिख रहा होगा, दिखा पाथ? क्या ये स्प्रे सिर्फ यहीं पे मूव करेगा? क्या सिर्फ यहीं पे रहेगा? है नहीं, ये स्प्रे इस जगह से मूव करता हुआ ऑटोमेटिकली, इवन यहां पे फैन चालू नहीं करूं, इवन यहां पे मैं एसी चालू नहीं करूं, तब भी ये अपने आप मूव करता हुआ पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या हुआ? गैस, जो परफ्यूम गैस थी वो एयर के साथ में मिक्स हो गई, जो परफ्यूम था वो एयर के साथ में मिक्स हो गया, और इससे क्या हुई? इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, इंटर मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाएगा ब्राउनियन मोशन, सॉरी, इसको बोला जाएगा डिफ्यूजन। आपके बायोलॉजी में भी ये टर्म आती है, क्या बोला जाएगा इसको? डिफ्यूजन। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन को हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है फ्लूइड, इसका मतलब क्या होता है? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिफ्यूजन को चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज करनी है, वैसे दो तीन चीजें करनी है, पर फिलहाल हमको क्या करना है? यहां पे टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है? या फिर मैं आपको एक सिंपल सा सिचुएशन देता हूं कि दो कमरे हैं, एक का टेम्परेचर 50 डिग्री है, एक का टेम्परेचर 10 डिग्री है। मैंने गेट खोला, दोनों कमरों में बारी बारी से परफ्यूम स्प्रे कर दिया। बताओ किस रूम में स्मेल ज्यादा तेजी से फैलेगी? आपका क्वेश्चन है ये, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। ठीक है, आंसर वैसे ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जो वार्मर रूम है, मतलब 50 डिग्री वाला जो रूम है, वहां पे स्मेल या जो परफ्यूम है वो ज्यादा स्प्रेड करेगा, बिकॉज वहां पे पार्टिकल्स के पास में ज्यादा मोशन है, ज्यादा ब्राउनियन मोशन है, तो वहां पे क्या होगा? पार्टिकल्स इजीली मूव कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा पॉइंट जो हमने क्लियर कर लिया है। आगे चलते हैं बेटा और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम लाइक लिक्विड्स। अरे, गैस के अंदर जब स्पेस ही इतना सारा है तो वो किसी भी शेप को अक्वायर कर लेंगी। गैस का मास फिक्स है, गैस का मास फिक्स है। इमेजिन करो, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक कॉमन सी चीज है। एक कंटेनर बना देता हूं मैं, दो कंटेनर बनाता हूं, यहां पे दो कंटेनर बना रहा हूं मैं आपके लिए। एक कंटेनर है ऐसा, का कलर कर देते हैं येलो, ठीक है। एक कंटेनर है ऐसा, का कलर कर देते हैं हम लोग ग्रीन। देखो, ठीक है, इसका वॉल्यूम लेट्स इमेजिन कि इसका, लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है 5 लीटर। ठीक है, कितना वॉल्यूम है? 5 लीटर, ठीक है। और यहां पे इसका वॉल्यूम कितना मान लेते हैं हम लोग? 10 लीटर। नाउ मेरे पास है 1 kg गैस X। कितना है? 1 kg गैस X। बताइए, जब मैं इस 1 kg गैस को इसके अंदर रखूंगा, इस वाले चैम्बर के अंदर रखूंगा, तब इसका शेप कैसा होगा गैस का? तब इसका वॉल्यूम कितना होगा? और तब इसका मास कितना होगा गैस का? ठीक है, सेम क्वेश्चन यहां पे रहेगा। शेप, वॉल्यूम, मास, ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि जो जो लोग क्लास करेंगे वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे।
जो जो लोग क्लास करेंगे उनसे उम्मीद है कि वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस बेसिक चेक करने की आपको ये बात समझ में आती है नहीं आती। क्योंकि देखो क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होगा, गैस लॉ के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमने 3 बार क्वेश्चन पढ़ लिया, हमको आंसर ही नहीं मिल रहा है, जबकि उसने पहली लाइन के दोनों वर्ड में लिखा हुआ है कि आपको अप्रोच कैसे लगानी है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। आगे चलते हैं बेटा, अगला पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या रहेगा कि गैसेस मॉलिक्यूल मूव वेरी रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। ये तो मैंने आपको बता दिया, हर डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं कि सर मैं तो लेफ्ट ही हूं, मैं तो इधर ही जाऊंगा, सर मैं तो राइट ही हूं, मैं तो गैस का पार्टिकल ऊपर मैं राइट ही हूं, मैं इधर ही जाऊंगा। नहीं सर, मैं भविष्य में बस आगे बढ़ना चाहता हूं, पर मैं गैस का पार्टिकल मैं आगे ही जाऊंगा। आपको मतलब गैस के पार्टिकल्स को हर डायरेक्शन में घूमना पड़ता है, हर डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ता है, क्योंकि वो गैस है। आगे चलते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल्स। एंड यहां पे याद रखनी है बेटा, ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि इनके कोलिजन्स आपस में कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? क्या ये कलर दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसको समझ लेते हैं एक बार। कोलिजन्स मतलब टक्कर, इन विच एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। इसको क्या बोला जाता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। एनर्जी कंजर्व रहेगी, इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर अगर हम विजुलाइज करना चाहें कि कैसा क्या होता है, तो विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं दिखा देता हूं कि एक्चुअली में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर क्या होता है। ये हमने एक सैंपल ऑफ गैस लिया हुआ है, कुछ पार्टिकल्स हैं गैस के जो लगातार कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, जब ये पार्टिकल टकरा रहे हैं तो टकराने से पहले मींस बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन की एनर्जी सेम है। देखो हम ये मान के चलेंगे कि जो इनके कोलिजन्स हो रहे हैं वो परफेक्टली इलास्टिक है। मैं थोड़ी सी और गैस इंट्रोड्यूस कर देता हूं इसके अंदर। अब देखना, जब जब ये गैस पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, या वॉल की सरफेस से, सरफेस जो इसका वॉल का कंटेनर का जो वॉल है उससे जब कोलाइड करेंगे, तो जितना एनर्जी लेके आए थे उतना एनर्जी लेके चले जाएंगे, ना तो एनर्जी गेन करेंगे ना लूज करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, मान लिया जाए कि इनके जो कोलिजन्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तो थोड़ी देर में या फिर कुछ समय, कुछ टाइम के बाद में क्या होता, गैसेस के पार्टिकल्स की सारी एनर्जी खत्म हो जाती और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि गैस के पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कोलिजन्स में सेव रहती है, कंजर्व रहती है। इसीलिए कोलिजन्स को क्या बोला गया है? हमने कोलिजन्स को बोला है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। आप देख सकते हैं पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, एनर्जी सेव है। कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है कि आफ्टर 2-3 कोलिजन्स या 5-10 कोलिजन्स के बाद में वो नीचे सेटल हो चुका है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो हमारी रहेगी, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इफ द सब्जेक्टेड टू लो टेम्परेचर। जब हम किसी भी गैस के ऊपर सॉरी किसी भी गैस के ऊपर अगर आप ये 2 कंडीशंस अप्लाई करते हो, गैस के ऊपर अगर आप ये 2 कंडीशंस अप्लाई करते हो, कौन सी 2 कंडीशंस? फर्स्ट, आप उसका टेम्परेचर लो करते हुए चलो, और साथ में
प्रेशर जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसको हाई करते हुए चलो, तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। इसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन, किसी भी गैस को लिक्विफाई करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा बताइए, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन? 9th क्लास 10th क्लास वालों को डेफिनेटली पता होना चाहिए व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन तो गैस होती है, वो बॉइल कैसे करेगी? जब आप ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बनता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन? कमेंट में लिख के बताइएगा क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। आई होप प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी है सारी की सारी। एक और प्रॉपर्टी, द थर्मल एनर्जी ऑफ गैसेज इज वेरी हाई बिकॉज इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तभी तो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होती और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तब क्या होता स्टूडेंट्स? तब ये होता कि पार्टिकल्स एक जगह पे रहते, उनको हम लोग रिजिड बोलते। क्या बोलते हैं? रिजिड। बट यहां पार्टिकल्स एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस रेंडमली मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल्स के अंदर थर्मल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू देयर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। गैसेज अंडरगो सिमिलर चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे हमारे गैस लॉज, बट उससे पहले हमको समझनी है कुछ कन्वर्जेंस, मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, सारे फॉर्मूलाज आपको आते हैं, बट फिर भी आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका नहीं पता है, तब आप कैसे करेंगे? तो गैसेस के लिए हमें 3 यूनिट्स सबसे इंपॉर्टेंट हमको समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। वैसे जनरली 4 फीचर्स किसी भी गैस के होते हैं, पर अभी पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। मोल को तो हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, किसी भी गैस के हम लोग 4 पैरामीटर्स पे उसको चेक करेंगे। किसी भी गैस को जब हम चेक करेंगे उसको हम लोग 4 पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। फर्स्ट इज वॉल्यूम, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज प्रेशर एंड फोर्थ लास्ट इज अमाउंट ऑफ गैस, जिसको हम लोग अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स। हम लोग या तो बोलेंगे उसके वॉल्यूम के बारे में, या प्रेशर के बारे में, या टेम्परेचर के बारे में, या मोल्स के बारे में, या हम दो की पेयरिंग भी कर सकते हैं। हम प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन चेक करेंगे, हम वॉल्यूम टेम्परेचर का चेक करेंगे, प्रेशर टेम्परेचर का चेक करेंगे, प्रेशर और मोल्स का भी चेक करेंगे, वॉल्यूम और मोल्स का भी चेक करेंगे। इनको बोला जाता है अल्टीमेटली गैस लॉज, कि किस तरीके से कोई भी गैस इन सब के चेंजेस, इन 4 मेंशन चीजों के चेंजेस के हिसाब से अपने बिहेव में चेंज करती है, ठीक है। याद रखिए ये सारे के सारी प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, या हम लोग इनको एक्सप्लेन करते हैं फॉर द आइडियल गैसेस, ठीक है। थोड़े समय में, थोड़े टाइम के अंदर आप इन दोनों के अंदर, आइडियल गैस के अंदर और नॉर्मल गैस के अंदर डिफरेंस समझ जाएंगे। जो 11 गैसेस के नाम मैंने आपको मेंशन किए थे, 6 नोबल प्लस 5 नॉर्मल गैसेस, या और भी जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स गैसेस हैं, ये सब नॉर्मल गैसेस हैं। इनको हम स्टडी के हिसाब से कभी कभी आइडियल मान लेते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी के हिसाब से हम इनको आइडियल मान लेते हैं, बट एक्चुअली में दे आर नॉर्मल गैसेस, दे आर द रियल गैसेस। हम 2 वर्ड्स को यहाँ पे याद कर सकते हैं, फर्स्ट इज आइडियल गैस, सेकेंड इज रियल गैस। हम यहाँ पढ़ रहे हैं रियल गैसेस के बारे में, बट हम ये मान के चलेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनका बिहेवियर है आइडियल गैसेस के हिसाब से, या सेम एग्जैक्ट टू द आइडियल गैसेस इनका बिहेवियर है, बट एक्चुअली में ये कैसी गैसेस है, रियल गैसेस। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी की, तो वो रहेगी हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि जितना स्पेस गैस के लिए अवेलेबल रहेगा, द एंटायर स्पेस अवेलेबल फॉर द गैसेस। हम यहाँ बात कर रहे हैं कंटेनर्स की, जिस कंटेनर के अंदर वो रहेगी। इस कंटेनर के अंदर या किसी और कंटेनर के अंदर जब वो रहेगी, तो मजे की बात यह है कि जिस भी कंटेनर में आप गैस को रखेंगे वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम एंड शेप ले लेगी, ठीक है। जिस भी कंटेनर में आप गैस को रखेंगे वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम एंड शेप ले लेगी। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जब हम वॉल्यूम के बारे में चेक कर रहे हैं यहाँ इस जगह पॉइंट में, तो हम लोग बोलेंगे मोल्स कांस्टेंट है उसके, ठीक है। अब जो कन्वर्जन हमको याद रखने हैं कि जनरली वॉल्यूम को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में, सीसी क्यूब में कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हैं, या मीटर क्यूब में कर सकते हैं। इनके आपस में क्या रिलेशन है
इसको लिख लीजिए, अभी ही लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर का मतलब कितना रहेगा? 1000 मिलीलीटर। और 1 ml का मतलब कितना रहेगा? 10 पावर माइनस 3 लीटर्स। ठीक है, 1 लीटर का मतलब कितना रहेगा? 10 पावर माइनस 3 लीटर्स। या फिर हम 1 लीटर को बोल सकते हैं 1 डीएम क्यूब के बराबर। याद रखो, 1 लीटर इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब होता है तो 1 लीटर का मतलब यह भी तो हो सकता है 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। हाँ, अगर ये है तो हम इसका मतलब ये समझे कि 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना होता है? 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। ये आपको याद करनी पड़ेगी। काफी लोग तो पहले से जानते हैं यूनिट्स के बारे में। और अल्टीमेटली 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 इंटू 10 पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml भी हो सकता है। इसको भी याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको याद रखनी सारी चीजें, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी। नेक्स्ट अप वी टॉक अबाउट द मास। मास का मतलब क्या है कि उस गैस का कितना अमाउंट है। अब अमाउंट तो हम लिखते नहीं है, हम केजी में या ग्राम्स में तो हम इसको रेफर करते नहीं है, हम रेफर करते हैं मोल्स के अंदर। और मोल्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, मोल्स ऑफ एनी गैस विल बी मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल ऑफ एनी गैस विल बी मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास रहेगा। इसके बाद में अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के वैसे तो मोर देन 3 स्केल्स हैं हमारे पास में, मोर देन 3 स्केल्स हैं हमारे पास टेम्परेचर के, पर 3 सबसे फेमस स्केल्स हैं जो यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस में क्या क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है? K इक्वल्स टू C प्लस 273 डिग्री। ओके, ये हमको याद रखना है। बुक्स में आपको 273.15 भी मिल सकता है, नो इश्यूज, बट हम कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए 273 डिग्री याद रखते हैं। दूसरा है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिखिएगा। मैं थोड़ा सा इसमें फास्टर पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये काफी नॉर्मल चीजें हैं। जो लोग भी टेम्परेचर स्केल को पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, 7th में या फिर 9th में भी पढ़ते हैं, उन सबको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट इंटू केल्विन, ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे के जो है उसको केल्विन स्केल बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिग्री टेम्परेचर बोलते हैं इसको। ठीक है, केल्विन स्केल को बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं फोर्स की। फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू प्रेशर। तो फोर्स की बात करो या प्रेशर की बात करो बराबर रहेगी। प्रेशर का मतलब क्या रहता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मूवमेंट है, मूवमेंट से मास वैल्यू उसका वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी के चेंज की वजह से एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन के चेंज की वजह से उसमें फोर्स में चेंज आएगा, और फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो किसी भी जगह पे जब गैस प्रेशर लगाती है तो उसका रीजन क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो प्रेशर कम होगा। ये चीजें हमें याद रखनी है। हमें और भी चीजें समझनी है कि अगर आपको किसी गैस का प्रेशर मेजर करना है या फिर हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, याद रखो कि हमें जब भी प्रेशर को मेजर करना होता है, एयर प्रेशर को मेजर करना होता है, तो हम लोग यूज करते हैं 2 डिवाइस हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। एक तो है बैरोमीटर और एक है मैनोमीटर। तो जब भी किसी गैस, प्योर गैस का प्रेशर मेजर करना है उसको बोला जाएगा किस डिवाइस की हेल्प से? मैनोमीटर की हेल्प से। लिख लीजिएगा इसको। और अदर गैसेस, या जैसे हम एयर के प्रेशर की बात करें या फिर किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करें, किसी प्योर गैस का प्रेशर निकालना है तो मैनोमीटर से करेंगे, या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस का निकालना है तो किससे करेंगे? बैरोमीटर से। तो एयर के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? मैनोमीटर की बैरोमीटर, बैरोमीटर। ठीक है, तो मैनोमीटर भी 2 टाइप के होते हैं, ओपन एंड एंड क्लोज एंड। इसके डिटेल में जाने की कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं।
ओपन एंड क्लोज एंड मैनोमीटर्स होते हैं। ओपन एंड के अंदर एक एंड खुला हुआ रहता है, क्लोज एंड के अंदर वो एंड बंद रहता है। सॉरी, ओपन एंड के अंदर दोनों एंड खुले हुए रहते हैं, क्लोज एंड के अंदर वो बंद रहते हैं, और उस तरीके से हम लोग वहां पे प्रेशर को मेजर करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रेशर की यूनिट्स हमको याद करनी है स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात कि प्रेशर की जो CGS यूनिट है, किलो सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड वाली यूनिट जो है वो है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये CGS में होता है। MKS सिस्टम जो पहले बहुत फेमस हुआ था, पहले बहुत फेमस था, अभी तो SI चलता है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम चलता है, तो SI यूनिट अलग है। यहाँ पे MKS के अंदर हम लोग यूज करते हैं kg फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर या kg फोर्स अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल सकते हैं ATA, एटमॉस्फेयर टेक्निकल एब्सोल्यूट। ठीक है, हायर प्रेशर के लिए हम लोग किलो पास्कल या M पास्कल यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रेशर की SI यूनिट क्या रहेगी, फिर बताओ, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? बार रहेगी, पास्कल रहेगी, या फिर kgf अपॉन मीटर स्क्वायर रहेगी? बताओ, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि हमको सबको दिख रही है यहाँ पे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा कन्वर्जन याद रखना है। बार सिंबल के लिए एक बार इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ATM कितना होता है? एक ATM रहेगा 1.01, अप्रोक्स याद रखेंगे, 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, ये याद रखेंगे। टोर भी एक यूनिट है, एक टोर के अंदर कितना पास्कल होता है? 1.33 होता है। कैलकुलेशन पे ना जाए तब भी हमको इसको याद तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज कैलकुलेशन तो आप फिजिक्स में भी समझेंगे। ठीक है, और एक mmHg, 1 mmHg के अंदर कितना रहेगा? थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर दिया। 1 mmHg के अंदर कितना रहेगा? इसके अंदर रहेगा 133.32 PA। ठीक है, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी मेजर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी? ठीक है, हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक लेवल पे, सी लेवल पे जाके प्रेशर नापते हैं, बिकॉज सी लेवल पे ही एयर सबसे ज्यादा होती है, उसके नीचे तो हम जा नहीं सकते। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ है पूरे वर्ल्ड में? सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ है बताइए? जहां तक मुझे याद है सबसे ज्यादा प्रेशर वाला एरिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरियाना ट्रेंच। वहां पे जब आप 2-5 किलोमीटर की तरफ नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां के जो क्रीचर्स हैं वो भी काफी फ्लैट क्रीचर्स है, मतलब उन पे इतना प्रेशर लगता है कि एवोल्यूशन की वजह से वो अब बिल्कुल फ्लैट जैसे हो चुके हैं। ठीक है, जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। हमारे लिए फिजिबल जगह क्या है? हमारे लिए फिजिबल जगह है सी लेवल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक मर्क्यूरी का कॉलम रखा और हमने देखा कि उसके अंदर 76 मिलीमीटर तक राइज हुआ और वहां जाके मर्क्यूरी सेटल हुआ। मतलब जब प्रेशर लग रहा है बाहर से तो उस पे मर्क्यूरी का लेवल कितना है? 76 मिलीमीटर, सॉरी 760 मिलीमीटर है, 76 तो सेंटीमीटर रहेगा, थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, गलती हुई, क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, हाँ, तो 760 mm रहेगा। मतलब उस कॉलम, जो कॉलम लगाया उसकी हाइट कितनी राइज हो चुकी, कितना सेटल हुआ है वो? 760 मिलीमीटर। तो वही हमारा एक ATM के बराबर है, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप सभी ने इसके नोट्स बना लिए होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है ना? हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अभी तक का। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला लॉ। अच्छा, उससे पहले एक बार समझ लीजिए STP NTP की वैल्यूज। STP NTP की जो वैल्यूज है वो समझते हैं। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें टेम्परेचर माना गया है 0 डिग्री और प्रेशर रहेगा 1 ATM, 0.98 होता है पर हम लोग कैलकुलेशन के लिए 1 ATM मानेंगे। और वॉल्यूम कितना मानेंगे किसी भी गैस का? 22.4 लीटर। मोल कॉन्सेप्ट में अगर आपने याद हो तो हमने वहां पे क्लियर किया हुआ है। दूसरा है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें कितना टेम्परेचर माना गया है? 27 डिग्रीज। प्रेशर कितना रहेगा? 1 ATM
एंड वॉल्यूम कितना रहेगा 22.4 लीटर्स। ये याद रखिएगा, कभी कभी आपको वो ऐसा दे देगा 22,400 ml, कोई इश्यू नहीं है, सेम ही तो है सब कुछ, 1 लीटर में 1000 ml होता है। ये हमको याद रखना है। और आ जाइए अब शुरू करते हैं हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब शुरू करेंगे हमारा बॉयल्स लॉ। ये हमको याद रखना है, बॉयल्स लॉ हमारा पहला लॉ है जो हमको इस पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में कि बॉयल्स लॉ में करना क्या है। लॉ वाज डिस्कवर्ड और लेट्स से प्रपोज्ड, जिसने प्रपोज किया था वो थे रॉबर्ट बॉयल, और ये काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है, 1662 से था। और यहाँ पे समझो बेटा कि जब भी हम कोई भी गैस लॉ एक्सप्लेन करेंगे तो हमको ये 4 चीजें समझनी है। मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमको ये 4 चीजों के बीच में रिलेशन होता है हमारा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स या फिर अमाउंट ऑफ गैस। ये चीजें होती है जब भी हम कोई भी गैस लॉ लेंगे। सपोज करो हम कोई भी गैस लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा, इनमें से 2 चीज को कांस्टेंट कर देंगे, 2 फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट एंड रेस्ट 2 के अंदर हम लोग वो चीज चेक करेंगे। आउट ऑफ दिस 4 फैक्टर्स 2 फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट एंड 2 फैक्टर्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जब हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे बेटा, तो बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉयल्स के हिसाब से, जो हमारे रॉबर्ट बॉयल थे उनके हिसाब से, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब कि यहां पे एन क्या हो गया, फिक्स, एंड टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, द गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैस प्रेशर। ये तो आई थिंक हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, जितना प्रेशर लगाओगे उतना वॉल्यूम कम होता जाएगा। सही है कि नहीं ये बात? ऐसा समझते हैं कि एक कंटेनर मैं आपको देता हूं, ठीक है, ये कंटेनर है, ठीक है बेटा। इस कंटेनर पे हम लोगों ने लगा रखा है एक एडजस्टेबल पिस्टन, जिससे इसका हम लोग प्रेशर और बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पिस्टन भी लगा देता हूं यहां पे। ये पिस्टन है, जो मूव कर सकता है, और ये इसका ऊपर से आने वाला लीवर जिसको रोटेट करवाएगा। सेम पिस्टन की बात यहां पे कर लेते हैं बेटा। ऐसा मान लो हाइड्रोलिक पिस्टन है, ठीक है। यहां पे जब हमने वो गैस फिल किया हुआ है, लेट से गैस का नाम कुछ भी है, ए बी सी हो सकता है, यहां पे जो गैस ए फिल किया हुआ है, गैस ए जो फिल किया हुआ है, यहां से यहां तक का वॉल्यूम हम लोग मानते हैं कितना है, 2 लीटर्स। कितना है बेटा, 2 लीटर्स। अभी इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है इस टाइम पे, 2 लीटर। गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर। ये यहाँ पे 1 के आसपास यहाँ है, ये 1 है और ये 2 लीटर्स है, ठीक है। अब जब गैस के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई कर दिया है, मतलब P इज अप्लाइड, प्रेशर इज अप्लाइड, यहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर
अप्लाइड है। तो आप देख के बताओ गैस ए कहां तक फिल हो चुकी है। गैस ए अभी कहां तक फिल है, सिर्फ यहां तक। पहले वो यहां तक थी जब कोई प्रेशर नहीं था, अब वो यहां तक है जब उसके ऊपर हाई प्रेशर लग चुका है। मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। तो यहां क्या था, प्रेशर तो हाई था बट उसका जो वॉल्यूम है वो लो हो गया। यही तो रॉबर्ट बॉयल ने एक्सप्लेन किया था कि व्हेनेवर प्रेशर इज अप्लाइड उसका वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब रॉबर्ट बॉयल क्या कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे या उन्होंने कहा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसको पढ़ने के दो तरह, इनवर्सली का मतलब 1/v। ये प्रोपोर्शनल का साइन है पर यहां पे 1/v है तो क्या बोला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां मैं लिख देता हूं इसको, अगर इनकेस किसी को इसमें समझने में दिक्कत है तो इसको बोला जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। मीन्स इसका मतलब क्या होगा, if we increase P then V डिक्रीज करेगा। यही तो मतलब होगा बेटा इसका कि इफ वी इंक्रीज P तो V डिक्रीज करेगा। यही मतलब होता है चार्ल्स लॉ का। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ चार्ल्स लॉ। आई होप ये क्लियर रहेगा सभी को। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ चार्ल्स लॉ। चलें आगे। इसको हम लोग अगर एक्सप्लेन करना चाहें फर्दर तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आई एम नॉट लाइकिंग दिस साइन, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/v और साथ में जब ये हटेगा, जब ये इनवर्स का साइन हटेगा तो यहां पे कांस्टेंट आता है। ठीक है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया। k का मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहां पे k का मतलब क्या है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P डॉट वी इक्वल टू के। यही मतलब हुआ, P डॉट वी इक्वल टू के। मतलब कि जब हम टेम्परेचर, इफ T and N आर कांस्टेंट देन, कांस्टेंट बोल दो या फिक्स्ड बोल दो, नो इश्यू। तो जब T एंड N मतलब टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम मोल ऑफ गैस इज कांस्टेंट, तब क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इसको याद रखना है बेटा। जब प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो कैसा आएगा, फिक्स्ड आएगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यही है हमारा बॉयल्स लॉ, P इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमको याद रखना है, ठीक है। इसकी एक और सिचुएशन अगर हम लोग समझें, इसकी अगर एक और हम लोग सिचुएशन को समझना चाहें तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे। सपोज कीजिए the amount of gas and temperature are kept constant for a gas A। ठीक है, अब इनिशियली हमने क्या किया, इनिशियली the temperature,
sorry, the pressure of gas is P1. ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना रहेगा बताइए जरा। हम मान सकते हैं वॉल्यूम इज V1. ओके, तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या रहेगा, P1 V1 इक्वल टू K, कांस्टेंट हो गया। सेम गैस को हमने क्या किया, नाउ द प्रेशर इज चेंज्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, मैंने सिंपल सा लिखा है चेंज्ड टू P2 एंड वॉल्यूम बिकम्स V2. यस बेटा, सेम गैस है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, प्रेशर बिकम्स P2 एंड वॉल्यूम बिकम्स V2. ठीक है, तो यहां पे क्या बोला जाएगा, P2 इंटू V2 इक्वल्स टू वापस से कांस्टेंट. हाँ या ना, प्रेशर चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, बट गैस का अमाउंट और गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो P2 इंटू V2 भी कांस्टेंट रहेगा. अगर इसे बोला जाता है इक्वेशन नंबर 2 और इसे बोला जाता है इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं? अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करूं तो क्या होगा, P2 V2 इक्वल्स टू K इक्वल्स टू P1 V1. यानी कि मैं यहां से एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकता हूं दैट P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. यही है हमारा किसी भी गैस के लिए फिक्स टेम्परेचर पे प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन. ये हमको याद रखना है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2. अब आप 10 प्रेशर ले आओ, 10 वॉल्यूम ले आओ, सबका यही बनेगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू P4 V4, P5 V5, P6 V6, यही चलता रहेगा, सब बराबर रहेगा क्योंकि सबका कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको याद करनी है. यही है जो न्यूमेरिकल्स में काफी बार काम में आती है, तो इसको याद करिए. यहां से दो तरह से क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन तो इस तरीके का बनेगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि उसका प्रेशर कितना था इनिशियल, या फिर आफ्टर प्रेशर कितना था, या फिर इनिशियल वॉल्यूम कितना था, आफ्टर वॉल्यूम कितना था. क्वेश्चन समझना पड़ेगा. क्वेश्चन में आपको यह याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन बिलोंग्स टू बॉयल्स लॉ, या फिर चार्ल्स लॉ, या फिर गैलुसैक्स लॉ, या फिर एवोगाड्रोस लॉ, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन. ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा. अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन कम किए जाएंगे, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लेंगे, जब हम डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ पढ़ लेंगे, या फिर हम लोग डिफ्यूजन लॉ पढ़ लेंगे, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, तब क्वेश्चंस की अमाउंट बढ़ जाएगी. अभी आपको इजी थ्योरी समझ में आ रही है क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स कम है. यहां से क्वेश्चंस या तो डेली लाइफ के आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ, या फिर चार्ल्स लॉ. ये क्वेश्चंस भी यहां से आ सकते हैं. आपको याद रखना है कि इस तरीके का आप भूले नहीं क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. ठीक, आगे चलते हैं और अब एक काम करते हैं, वापस से इस इक्वेशन को लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V. आप लोग मैथ्स में ग्राफ बनाना सीख के आए हैं. अगर इस ग्राफ को मैं ऐसे बनाऊं कि ये तो है मेरा y और x हो जाएगा मेरा 1/V, तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ बनेगा, या y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला ग्राफ बनेगा. मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू y या y इज प्रोपोर्शनल टू x. अगर मैं ऐसा दिखाता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं,
y इज प्रोपोर्शनल टू x। जब भी y इज प्रोपोर्शनल टू x वाले ग्राफ बनते हैं, वो ग्राफ किस तरीके के बनते हैं एक बार देख लो बेटा। जब भी आपको y प्रोपोर्शनल टू x वाले ग्राफ देखने हैं, वो ग्राफ बनेंगे इस तरीके के। ये ग्राफ बनेंगे बेटा इस तरीके के। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं P, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1/v। मतलब कि P तो हमारा क्या हो चुका है, y एक्सिस, और 1/v हमारा क्या हो चुका है, x एक्सिस। ये हमको याद रखना है, ठीक है बेटा। एक ग्राफ तो ये हो गया, P प्रोपोर्शनल टू 1/v वाला ग्राफ ये हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ इस तरीके से हमको याद करना है, ठीक है। P प्रोपोर्शनल टू 1/v, अगर P बढ़ेगा तो 1/v भी बढ़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। मैंने कहा था कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। पर मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो 1/v भी बढ़ेगा। बात तो सेम ही हुई ना। तो यहां पे ये लिखा हुआ है P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v वाला ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और ग्राफ सीखते हैं। मैं भी वापस से इन ग्राफ का एक सम भी बनाऊंगा, मतलब सब ग्राफ को कंक्लूड करेंगे एक साथ। अभी हम सिर्फ एक एक ग्राफ समझ रहे हैं, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आते हैं। चले बेटा आगे। तो अब अगला ग्राफ देखते हैं। अगले ग्राफ में वापस से हमने लिया P इक्वल्स टू 1/v या P प्रोपोर्शनल टू 1/v। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, P इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको सिंपल सा बोल दूं P इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट? बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। तो यहां पे हम जब P इंटू वी का ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, P इंटू वी का ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ बनेगा हमारा कुछ इस तरीके का, क्योंकि P इंटू वी की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी। P इंटू वी की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, तो P इंटू वी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। और यहां पे आप कुछ भी रख सकते हो। इस एक्सिस पे क्या बिलोंग करेगा, दिस एक्सिस विल बिलोंग टू P इंटू वी, और ये एक्सिस बिलोंग कर सकती है P से भी कर सकती है, V से भी कर सकती है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, कांस्टेंट। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है। इसे बोला जाता है PV वर्सेस P ग्राफ, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कभी भी चेंज नहीं होगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। वो एक और ग्राफ कौन सा बनेगा, वो बनेगा हमारा, वापस से सेम रिलेशन लिया जाएगा, P इंटू P प्रोपोर्शनल टू 1/v वाला लिया जाएगा। अब यहां से अगर मैं P और V के बीच में ग्राफ बनाऊं, मुझे P और V के बीच में ग्राफ बनाना है। स्टार्टिंग से समझते हैं। पहला ग्राफ हमने बनाया P वर्सेस 1/v, स्ट्रेट लाइन आई बिकॉज P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। दूसरा हमने बनाया P इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वाला, तो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यहां पे। अगला ग्राफ जो बनेगा, ये बनेगा P वर्सेस V का, और हमें पता है P और V आपस में उल्टे हैं, मतलब ये आपस में एक दूसरे को रेसिप्रोकेट नहीं करते, रेसिप्रोकेट करते हैं यहाँ पे, प्रोपोर्शनेट नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इसका ग्राफ कैसा आएगा।
अब ये जो ग्राफ आएंगे बेटा, ये आएंगे इस तरीके के, मैं आपको दिखा देता हूं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये इस तरह का ग्राफ आएगा, यहाँ पे आप P लिख सकते हो, यहाँ पे आप V लिख सकते हो, ठीक है। और ये जस्टिफाई भी कर रहा है। जस्टिफाई कैसे कर रहा है कि जब प्रेशर हाई है तब वॉल्यूम कैसा, देखो इस प्रेशर के हिसाब से वॉल्यूम कितना है, कम। जब प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब प्रेशर कम चल रहा है तो वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती जा रही है। समझ में आ रही है आपको ये चीज? जब प्रेशर शुरू में हाई था, यहाँ देखो इस पॉइंट पे देखो, जब प्रेशर शुरू में हाई है, जब प्रेशर शुरू में हाई है, देखो यहाँ पे ध्यान से ये पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो। जब प्रेशर शुरू में हाई है तब इसके हिसाब से वॉल्यूम देखो कितना नीचे है, यहाँ पे, यहाँ शुरू में वैल्यू आ रही है। लेकिन अब जब प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ देखो प्रेशर कम हो रहा है इस जगह पे, तो वॉल्यूम की वैल्यू देखो कितनी बढ़ चुकी है। यहाँ देखो प्रेशर और कम हो गया तो वॉल्यूम की वैल्यू और बढ़ गई है। तो मतलब हम जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। बात समझ में आ गई बेटा? ये 3 ग्राफ हमको याद रखना है। एक और ग्राफ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो ग्राफ किसका रहेगा? वो रहेगा हमारा पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही ग्राफ है। अब अगर मैं दोनों तरफ से लॉग ले लूं, लॉग ऑफ पी वी इक्वल्स टू लॉग ऑफ कांस्टेंट, ये वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो यहां पे कैसा ग्राफ बनेगा? a इंटू बी है तो यहां क्या बोलेंगे? log a प्लस log b, यही होता है बेटा। तो क्या बोलेंगे? log p प्लस log v इक्वल्स टू log k। समझ में आया? log p प्लस log v इक्वल टू log k, ये है इसका। अब इसको ऐसे कर दो, log p इक्वल्स टू log k माइनस log v। ये ग्राफ बनाना है हमको। ये ग्राफ कैसा बनेगा बताओ जरा? इस ग्राफ को कैसे बनाओगे? अगर आपको log p का ग्राफ बनाना है log v के साथ में और वो इस तरह से बन रहा है तो ग्राफ को कैसे बनाओगे? सोच के बताओ जरा, एक बार सोचो बेटा। तो इसका ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो उस ग्राफ के लिए हमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है। आई थिंक log वाला आपको पता है कि log में करते कैसे, इसलिए हमने इसको निकाल के रख दिया यहाँ पे। अब ग्राफ किसका कैसा बनेगा उसको देख लेते हैं जरा। तो ग्राफ बनाने के लिए जब मैं बना रहा हूं log p वर्सेस log v वाला, तो ग्राफ कैसा बनेगा उसको देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप लोग को हिंट लग जाना चाहिए था अब तक कि ग्राफ बनेगा कैसा। वो ग्राफ बनेगा बेटा इस तरीके का, ठीक है। आप यहां पे लेंगे log p और यहां पे लेंगे log v, ठीक है। ये कुछ ग्राफ्स हैं जो हमको इसमें समझने हैं। अब एक चीज और समझिएगा, जब हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि क्या इस ग्राफ का मतलब ये जो कर्व है, क्या ये कभी भी p एक्सिस को टच कर सकता है या v एक्सिस को टच कर सकता है? सोच के बताइए, क्या ये ग्राफ का कर्व क्या कभी भी p और v एक्सिस को टच कर सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि ना तो वॉल्यूम जीरो होगा ना प्रेशर इसका मैक्सिमम कभी उतना जाएगा कि उसको उस हिसाब से वॉल्यूम को जीरो बना दिया जाए। प्रेशर हाई रहेगा तो वॉल्यूम ऑब्वियसली लो रहेगा, जब प्रेशर लो होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा। बट ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये कभी भी टच नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इस कर्व को, जो इन ग्राफ्स के बीच का कर्व है, इन ग्राफ को, इस कर्व को हम लोग बोल सकते हैं आइसोथर्म कर्व। क्या बोल सकते हैं? आइसोथर्म कर्व। मतलब ऐसा कर्व जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा कर्व जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको बोला जाएगा आइसोथर्म कर्व। बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ बनते हैं इनको आइसोथर्म कर्व या आइसोथर्म कैटेगरीज में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
बॉयल्स लॉ के जो भी ग्राफ्स बनेंगे, जो भी इसके ग्राफ या कर्व्स प्लॉट करने हैं, वो सब किस कैटेगरी में जाते हैं? आइसोथर्म कर्व के अंदर जाते हैं। कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं अब वन बाय वन करके। कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं एक बार। ये एक ग्राफ है आपके सामने, इस पे मैं टेम्परेचर मेंशन कर देता हूं आपको। ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। अच्छा जरा देखिए एक बार, अगर मैं यहां पे P लिखता हूं तो यहां पे क्या आएगा? V या 1/V? यहां आएगा 1/V। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि किस जगह पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? क्या वो T1 है, क्या वो T2 है, क्या वो T3 है, या वो T4 है? किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको सोचना है और जवाब देना है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, ये रहा हिंट, P × V = कांस्टेंट। सोचिए एक बार, अगर आप सोच पा रहे हैं तो पोस्ट करके आंसर लिख दीजिए, क्योंकि मैं अब इसका आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको, ठीक है। एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जो मैंने मैं ऑब्जर्व किया हूं, तो मैंने उसको अपने हिसाब से डेवलप कर रखा है। ध्यान से देखना बेटा कि इन सब में क्या आप मुझे बता सकते हैं किस जगह पे सबसे ज्यादा प्रेशर है? क्या आप मुझे ये दिखा सकते हैं किस जगह सबसे ज्यादा प्रेशर है? एक पॉइंट ये है, यहां देखिए, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये रहा, यहां देखिए, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा तीसरा, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा चौथा, ठीक है। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमें दिख रहा होगा कि ये है हमारा P4, ये है हमारा P3, ये है P2 और ये है P1। यही दिख रहा है सभी को। अब आप ऑटोमेटिकली देख के समझा सकते हो कि किस जगह पे प्रेशर सबसे ज्यादा है। प्रेशर कब सबसे ज्यादा है? जब टेम्परेचर है T1। बेटा देखो, जब प्रेशर ज्यादा है मतलब कि वहां पे क्या होगा? गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, हाँ या ना? गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मतलब उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, क्योंकि हमें यह पता है, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में, मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में, कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहां ये भी याद रखना है कि व्हेन KE इज मोर, प्रेशर इज मोर, ठीक है। तो याद रखो, बिकॉज T1 में सबसे ज्यादा प्रेशर है, इसलिए T1 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा माना जाएगा, फिर T2 और फिर T3। इस पूरे कर्व में यहां से लेकर T1 में यहां तक क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? क्या नहीं ना। तो ये T1 के लिए कैसा कर्व है? आइसोथर्म। T2 के लिए ये वाला आइसोथर्म, ये भी आइसोथर्म और ये भी आइसोथर्म। आपके मन में ये आना चाहिए कि सर ये चारों तो वेरी कर रहे हैं। बेटा ये चार अलग अलग सिचुएशंस हैं। अगर मैं सिर्फ एक सिचुएशन की बात करूंगा तो वहां पे टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट टेम्परेचर है। उसको क्या बोला गया है? आइसोथर्म बोला गया है, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटे, अगला एक कर्व बना के दिखाता हूं मैं आपको। अब उसमें आपको वापस से समझाना पड़ेगा, समझाना है मुझे कि इसके अंदर टेम्परेचर किसका ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इस क्वेश्चन में घुमा घुमा के पूछ सकते हैं वो, तो आप उसका आंसर मुझे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये 3 कर्व्स हैं। यहां पे अगर आप देख पाएंगे, और इसको मैंने P माना, तो इसको क्या मानना पड़ेगा 1/v, बिकॉज ये कैसा कर्व बन रहा है, हाइपरबोलिक कर्व बन रहा है यहां पे। ठीक है, अब आप लोग को बताना है ये T3 है, ये T2 है, ये T1 है। बताइए इसमें से कौन सा कर्व, किस कर्व पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? बताइए T1, T2, T3, बताइए, सोचिए। आप चाहे तो सेम ट्रिक यहां पे यूज कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं एक बार, लेट मी हेल्प यू। अगर मैं इसका प्रेशर देखूं T3 का, तो वो ये रहा। उसके बाद में अगर मैं प्रेशर देखता हूं इसका, तो वो ये रहा। इसके बाद में मैं देखता हूं तो ये रहा। बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है? ये P3 है, ये P2 है, ये P1 है। इसकी वैल्यू ज्यादा है ऑब्वियसली जो दूर है। याद रखो, इस तरह के हाइपरबोलिक कर्व में जब P वर्सेस 1/v बनता है, जो एक्सिस, जो इसके 0 0 कोऑर्डिनेट्स हैं, उससे जितना दूर जाएगा, उसको उतना ज्यादा टेम्परेचर मिला हुआ है। मतलब कि यहां क्या बनेगा, T1 इज मोर देन T2 देन T3। ये आपको याद रखने हैं। वापस से इन चारों कर्व्स को आप रिप्ले कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों कर्व्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो अब बॉयल्स लॉ के जो हमने मेन समझ लेते हो समझ लिए। देखो इसके अलावा जब भी आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और साथ में उसका मास भी कांस्टेंट रखेंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेंसिटी का रिलेशन भी निकल के आएगा। तो हम ये कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये याद रखना है हमको कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, याद रख सकते हैं इसको, बिकॉज हमको पता है D इज प्रोपोर्शनल टू 1/v एंड डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है। यहां से रिलेशनशिप को अगर आप यहां फिट करोगे तो क्या समझ में आ रहा है, D इज प्रोपोर्शनल टू P। देखो यहां ध्यान से, D इज प्रोपोर्शनल टू P। समझ में आ गया? तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि D1 अपॉन D2 ऑफ एनी गैस विल बी P1 अपॉन P2। अब देखो डेंसिटी वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, V2 अपॉन V1। ये हमको याद रखना है। क्या पता किसी रोज किसी गली चौराहे के नुक्कड़ पे हमको एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसमें बॉयल्स लॉ के साथ में डेंसिटी पूछी हुई है। समझ में आ गया? इसका एक एप्लीकेशन भी है जो हम लोग पढ़ते हैं कि वेयर डू वी यूज बॉयल्स लॉ। तो देखो कि जब जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो, वहां पे P कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, P इज लो, D ऑफ एयर मींस डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस। डेंसिटी कम है, एयर कम मिलेगी वहां पे, तो हमें एक्स्ट्रा कैरी करनी पड़ती है।
समझ में आ गया? एक्स्ट्रा एयर कैरी करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैरी करनी पड़ती है इन द सिलेंडर्स, जो हमें बिल्कुल यहाँ पे पीछे बांध के चलना पड़ता है फॉर माउंटेनियर्स जो कहीं भी पीक्स पे जाते हैं, वो उनका क्लाइंबिंग करने जाते हैं, तो उसके लिए एक्सपीडिशंस के लिए हमको ये रखना पड़ता है। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 1000 dm cube of air and 1 atm to 300 dm cube at room temperature। पहली चीज जो हमको यहां पे याद रखनी है, हमको ये समझना पड़ेगा कि डज दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम बॉयल्स लॉ, क्या ये क्वेश्चन बॉयल्स लॉ से आता है, ये हमको याद रखना है, ये हमको पहचानना है। बॉयल्स लॉ की कंडीशन क्या होती है बेटा, कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 1000 dm cube of air and 1 atm to 300 dm cube of air at room temperature। ठीक है, ध्यान से पढ़ा? अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको समझ में आएगा कि पूरे टाइम पे वो कहां रखी हुई है, एयर कहां है, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर अगर 27 डिग्री भी माना जाएगा तो ये फिक्स है। समझ में आ गया? पूरे टाइम पे देख लीजिए क्या चेंज किया है, वॉल्यूम चेंज किया है किसका, एयर का, और प्रेशर कितना था पहले 1 atm, अब क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसीलिए हम यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अब इस क्वेश्चन में कुछ लोग जो पहली बार कर रहे होंगे वो ये सोचेंगे कि चलिए काम करते हैं, डीएम क्यूब को लीटर में चेंज कर लेते हैं, या अगर एटीएम दे रखा है तो उसको पास्कल में चेंज कर लेते हैं, या पास्कल को टोर में, ऐसा कुछ कर लेते हैं। बट उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पे यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं यूनिट्स के हिसाब से, सपोज कीजिए यहां पे डीएम क्यूब दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा गया फाइनल वॉल्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है लीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में, तब हमको चेंज करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही है चीज? अगर ऑप्शन में ही यूनिट चेंज की हुई है तब हमको चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू चेंज। अभी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें हमको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम डीएम क्यूब में भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बताइए बेटा, पहले P1 कितना है, P1 की वैल्यू कितनी है, 1 atm। उसके बाद में V1 कितना है बेटा, V1 है हमारा 1000 dm क्यूब। ठीक है, उसके बाद में P2 कितना है बेटा, P2 है x, क्योंकि हमको वही निकालना है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम बिल्कुल है 300 dm क्यूब है, 300 dm क्यूब है। तो फॉर्मूला लगाया जाए और वो बनेगा 1 इंटू 1000 इक्वल्स टू x इंटू 3000। यही है, सब कुछ यही है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, कितना आएगा 3.33 atm। ठीक है, अगर एटीएम को पास्कल में चेंज करके ऑप्शन में दिया गया हो तो हमको चेंज करना है, अदरवाइज दिस इज अवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन करते हैं। एक अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूं, उसको कीजिएगा। ये क्वेश्चन है आईजेएसओ का क्वेश्चन है, मैं ईयर भूल रहा हूं बट ये आईजेएसओ का क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली 2014-15 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एट एसटीपी 4 गैसेस, नाम है उनके नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम एंड ऑक्सीजन, आर केप्ट। ठीक है, 4 गैसेस हैं, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर केप्ट। विच गैस हैज द लीस्ट डेंसिटी।
आप इसको पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करिए, ठीक है। विच गैस हैज द लीस्ट डेंसिटी, ये है आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आई होप आपने पॉज कर लिया होगा और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो बात यहां समझनी है वो याद रखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बॉयल्स लॉ का नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बॉयल्स लॉ का नहीं है, आपको मामू बनाया जा रहा है। देखो ऐसा है कि मामू तो मैं बनाऊंगा क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ओलंपियाड में सिर्फ टॉपिक आपको पता होगा तभी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये में दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहली बात तो गैसेस आ गई, तो बॉयल्स लॉ हो ना हो गैस लॉ का क्वेश्चन तो है। सेकंड इसके अंदर लग रहा है मोल कॉन्सेप्ट। अब याद रखो बेटा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या निकालनी है, डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है D इक्वल्स टू M बाय V। क्या मेरे पास दोनों है, क्या मेरे पास दोनों में से कुछ एक है? एक्चुअली मेरे पास दोनों ही अवेलेबल है, मेरे पास मास भी है और वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम तो क्या हो गया, V इक्वल्स टू STP का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। सबका वॉल्यूम कितना हो गया, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर्स। ये इनका वॉल्यूम है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अब जब वॉल्यूम सबके फिक्स हो गए तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास होगा नहीं होगा? व्हेन वॉल्यूम इज फिक्स्ड, व्हेन V इज फिक्स्ड देन डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मास होगा नहीं होगा? जिसकी डेंसिटी, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो आप बताओ इनमें से किसका मास सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा मास किसका होगा बताओ? ऑक्सीजन का, मतलब O2 का कितना होता है 32, इसका कितना होता है 4, इसका कितना होता है 9 9 18 हो जाएगा, इसका 18 18 32 36 हो जाएगा इसका लगभग, ठीक है। इसका कितना 28 हो जाएगा, बताओ। 39 होता है वैसे तो उसका, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। आंसर आएगा नहीं आएगा? सबसे कम डेंसिटी किसकी है, हीलियम की। आ गया आंसर। सबसे कम डेंसिटी किसकी है, हीलियम की। सबसे कम मास किसका है, हीलियम। तो आंसर क्या रहेगा, हीलियम रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए एक बात और, मॉड्यूल के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस दिए होंगे लेकिन मॉड्यूल में अभी गैस लॉ स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको बॉयल्स लॉ के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे या चार्ल्स लॉ के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चंस कंबाइन रहेंगे। आपको क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करने हैं। एक लेक्चर का और वेट कीजिए, फिर आप गैस लॉस के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप आइडियल गैस इक्वेशन नाम का एक टॉपिक होगा, उसके भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। यही हमारा मेजर चंक क्वेश्चन होता है जो हमको समझना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि हम और ढंग से थ्योरी को पढ़ लें और क्वेश्चंस की हम लोग तैयारी करें। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा सभी को, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद में आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि क्या अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन है, टू बल्ब्स ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स आर सेपरेटेड बाय अ वॉल्व। फर्स्ट बल्ब is 2 liter and first bulb is 2 liter and the pressure is 1 atm, and second bulb is 3 liter and the pressure is 1.5 atm. Now the valve is opened, calculate the final pressure if temperature is constant. दो बल्ब थे, बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2, ऐसा हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। वैसे ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं, फिर भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है, ठीक है। ये बल्ब 1 और ये बल्ब 2 है, इनके बीच में एक वॉल्व लगा देते हैं। यहाँ एक ये वॉल्व है, ये क्लोज वॉल्व है अभी, ठीक है। को और पास कर देते हैं थोड़ा सा,
ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है और इनके बीच में यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है, ये एक वॉल्व मान लेते हैं हम, ठीक है। ये बल्ब 1, ये बल्ब 2, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 2 लीटर्स, इसका वॉल्यूम कितना है 3 लीटर्स, इसका प्रेशर कितना है 1 atm, इसका प्रेशर कितना है 1.5 atm, ठीक है। ये बिफोर द वॉल्व ओपन वाली सिचुएशन है, ये यहाँ पे वॉल्व है, इसको जैसे ही मैं हटाऊंगा, अब बताइए क्या होगा, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा हर गैस के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 लीटर, 2 + 3, क्योंकि ये गैस जो यहां वाली भरी हुई गैस है वो इधर भी जाएगी, ऑक्यूपाई कर लेगी, यहां वाली गैस इधर भी आएगी, ऑक्यूपाई कर लेगी, तो दोनों गैसेस के लिए वॉल्यूम कितने कितने हो जाएंगे 5-5 लीटर। तो अब हम ट्राई करते हैं दोनों के फाइनल प्रेशर्स निकालने की। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बोला गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, P1 V1 = P2 V2। आइए ट्राई करते हैं समझने की, वापस से डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया, दोनों बल्ब अलग अलग थे, तब वॉल्यूम कितना था 2 लीटर, प्रेशर कितना था 1 atm, 3 लीटर 1.5 atm। अब क्या करना है, अब वॉल्व को हटाना है, वॉल्व को हटाने के बाद में क्या निकालना है हमको, देखा कि 5 लीटर तो टोटल वॉल्यूम हो गया। अब प्रेशर क्या होगा, हर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर है, इस वाली गैस जब बाहर निकलेगी तो 5 लीटर पे कितना प्रेशर लगाएगी वो, और इधर वाली जब बाहर निकलेगी तो 5 लीटर पे कितना प्रेशर लगाएगी वो, दोनों को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल प्रेशर आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं अब इसको। सबसे पहले फॉर बल्ब 1 वाली सिचुएशन के लिए करते हैं, तो P1 V1 = P फाइनल × V फाइनल, ये बल्ब 1 वाली गैस के लिए है, गैस 1 बोल दिया, इसके लिए से करते हैं। P1 कितना था इसका 1 × V1 कितना था 2, तो P फाइनल को X मान लिया जाए और V फाइनल कितना है बेटा 5, तो X की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे 2/5 विच विल बी 0.4 atm। सिमिलरली अगर मैं बल्ब 2 वाली गैस के लिए बात करूं या गैस 2 लिख के उसके लिए बात करूं, तो वहां क्या था, P1 V1 = P फाइनल V फाइनल, P1 कितना है उसके लिए 1.5 × V1 कितना था 3, P फाइनल को वापस X मान लिया, V फाइनल कितना हो जाएगा इसके लिए 5, तो X की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5 × 3/5। सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 9/10, या तो कितना आ गया 0.9 atm। ये इस गैस का फाइनल प्रेशर है, ये इस गैस का फाइनल प्रेशर है, तो P टोटल कितना हो जाएगा, P फाइनल ऑफ गैस 1 प्लस P फाइनल ऑफ गैस 2, तो यहां कितना आएगा बेटा 0.4 + 0.9, यानी कि कितना हो जाएगा 1.3 atm आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। P फाइनल कैसा निकालना है, दोनों गैस का जो फाइनल प्रेशर रहेगा वो हमको निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का लेक्चर नंबर 1 हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। जो हमने पढ़ा है अबाउट गैस लॉज, हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, काफी डिटेल में आराम से पढ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बॉयल्स लॉ, उसके ग्राफ्स देखे, ग्राफ्स कौन से होते हैं, आइसोथर्म ग्राफ्स होते हैं। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स किए, प्रैक्टिस इसकी थ्योरी की कर लीजिए जितना आपको पढ़ाया गया है, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा लेट कर पाएंगे गैस लॉज के अंदर, बिकॉज यहाँ पे टॉपिक के हिसाब से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। गैस लॉज का कंबाइन ही न्यूमेरिकल आएंगे, तो उसमें आपको अगर बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स मिलते हैं बेशक आप उनको कीजिए, अदरवाइज आपको अगले लेक्चर तक का वेट करना चाहिए, ताकि मैं आपको पूरे लॉज पढ़ा के फिर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जब भी हम गैस लॉज पढ़ते हैं हम सारी गैसेस को आइडियल मान के चलते हैं। जो रियल गैसेस हैं सभी को हम लोग आइडियल मान के चलेंगे और तभी इन लॉस को पढ़ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे हम लोग और क्वेश्चंस और थियोरीज को समझेंगे और डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको लेक्चर्स में कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि अपने दोस्त जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में बताइए, ताकि वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, लव यू।